हाय बच्चों, आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों, प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा नाम संजय गिरी, मेरे चैनल का नाम है नॉलेज बाय संजय सर। तो बच्चों, आपको जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है लाभ तथा हानि। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों, जैसे आपको इसमें कुछ शब्द हम प्रयोग करेंगे, उस शब्दों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे आप सुनते हो क्रय मूल्य, फिर आप पढ़ते हो क्रय मूल्य, इसके बाद आप पढ़ोगे अंकित मूल्य, फिर आपको बताया जाता है सूची मूल्य, आपका विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस बोलते हैं बच्चों, यानी इसको कितने लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। सूची मूल्य लिस्ट प्राइस बोलते हैं बच्चों। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, हाँ बच्चों, एक और मूल्य बोला जाता है जिसको हम परचेजिंग मूल्य प्राइस बोलते हैं। परचेजिंग प्राइस यानी जिसको हम लाभ बोलेंगे, यानी प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मार्कर आप जानते हो बच्चों, इस मार्कर को मैंने 40 रुपए में बनाया या खरीदा, जो भी समझ सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि यह मार्कर को मैंने बनाने में 40 रुपए ऐसे सुनिए सुनिए, मैंने ये कहा बच्चों कि मान लीजिए ये मार्कर मैंने 40 रुपए में खरीदा, और 40 रुपए खरीदने के बाद इस मार्कर को मैंने क्या किया, 20 रुपए लगाकर इसका प्रचार प्रसार किया। अब देखिए, खरीदा तो मैंने इसको 40 रुपए में, यानी परचेज किया कर सकते हैं हम, लेकिन जब मैं इसको 20 रुपए इसका प्रचार प्रसार करके फिर मैं इसको बेचने के लिए उपलब्ध करा रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये जो 60 रुपए होगा इसका, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी 40 रुपए में मैंने इसको परचेज कर लिया, और उसके बाद मैंने इसका प्रचार प्रसार करके 20 रुपए खर्च किया इसके ऊपर, और 60 रुपए में बेचने के लिए मैं इसका तैयार हूं। तो जो 60 रुपए होगा निश्चित रूप से इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बच्चों।
और जो 40 रुपये इसका था वो परचेजिंग प्राइस हुआ। यानी एक बात याद रखिएगा, जो परचेजिंग प्राइस होता है वो हमेशा जो होता है, मतलब परचेजिंग प्राइस जो होता है, जो आपका कास्ट प्राइस होता है, यानी जो आप जान रहे हो, इससे या तो कम होगा या तो इसके बराबर होगा। परचेजिंग प्राइस कभी भी कास्ट प्राइस से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं मार्कर खरीद के लाया भाई 40 रुपए में और 40 रुपए में बेचना चालू कर दिया इसको, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इसका जो परचेजिंग प्राइस है वो 40 रुपए है और मैं बेच रहा हूँ 40 रुपए में इसको लाकर, तो मेरा कास्ट प्राइस हुआ। हाँ, किसी ने इसको 40 रुपए में खरीदा तो उसके लिए वो सेलिंग। अब एक बार और समझिए इसको। जैसे मैंने कहा, इसको मैंने परचेज किया 40 रुपए में, 20 रुपए इस पे मैंने खर्च किया बेचने के लिए इसको, तो निश्चित रूप से 40 रुपए मैंने खरीद के लाया, परचेजिंग प्राइस हुआ। 20 रुपए मैंने खर्च किया इसको बेचने के लिए, यानी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो 60 रुपए जो है इसका कास्ट प्राइस रखा गया। ठीक है, अब 60 रुपए में इसको मैंने बेचने के लिए उपलब्ध कराया, तो 60 रुपए में इसे कास्ट प्राइस रखा, और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति आकर इसको खरीदता है तो वो बोलेगा 40, अगर 60 रुपए में खरीदेगा तो बोलेगा कि मैंने 60 रुपए में खरीदा। अब उसके लिए कास्ट प्राइस 60 रुपया हो गया, लेकिन मैंने 60 रुपए में बेचा है, तो निश्चित रूप से मुझसे कोई पूछेगा कि बताइए कि इस मार्कर का सेलिंग प्राइस क्या है, तो मैं बोलूंगा 60 रुपए। ठीक है, उसने 60 रुपए में खरीदा जिस व्यक्ति ने, उसके लिए वो कास्ट प्राइस हुआ। ठीक, अब ऐसे समझ। तो क्रय मूल्य बच्चों, यानी कभी भी क्रय जो मूल्य होता है वो परचेजिंग प्राइस से कम नहीं होगा, यानी बराबर हो सकता है और उससे कम होगा परचेजिंग प्राइस, लेकिन कास्ट प्राइस से अधिक कभी नहीं हो सकता। आमतौर पर अधिकतर यही होता है, ये दोनों इक्वल रखे जाते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं बच्चों, क्रय मूल्य के बारे में आपको जानकारी दे दी है कि यानी मैं अगर इसको 100 रुपए में खरीद के मैं लेके आ रहा हूँ इस मार्कर को, तो निश्चित रूप से इसका ये मेरे कास्ट प्राइस इस मार्कर का हो गया 40 रुपए में, लेकिन जिसने बेचा उसके लिए वो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, तो यह भी मैंने बोला कि 40 रुपए में मैं खरीद के इस मार्कर को लेके आया, तो परचेजिंग प्राइस बोल रहा था। 20 रुपए इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि 20 रुपए मिलाकर जो 60 रुपए हो रहा है उसको कास्ट प्राइस बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए इसका प्रचार प्रसार पे नहीं खर्च करते हैं, 40 रुपए में खरीदे इसको, तो 40 रुपए को हम परचेजिंग प्राइस कहेंगे और चाहे तो कास्ट प्राइस कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा एक अंकित मूल्य लिखा गया है और सूची मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले अंकित मूल्य, यानी यह मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस हम कह सकते हैं, या इसको सूची मूल्य भी बताने जा रहे हैं आपको, तो सुन लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं मार्केट में हमको एक पसंद आ जाता है कोई शर्ट, उस शर्ट के ऊपर जो है जो बिल लगा हुआ है, तो उसमें मैंने टैग जो लगाया उसमें लिखा है, उसका जो प्राइस लिखा है वो लिखा है मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, अब ये जो 100 रुपये आपको है उस पर लिखा हुआ, यानी उस टैग में लगा हुआ, तो वह जो उसको हम कहेंगे अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये मार्क प्राइस आपका हो गया, लेकिन अब होता क्या है कि जो वहां पर जब इसका शर्ट लेके जाते हो, तो हो सकता है कि जब शर्ट लेके पहुंचते हो तो उस कंडीशन में वो एक सूची रखते हैं दुकानदार, तो उस कंडीशन में देखो वो दुकानदार का हो सकता है कि जो सूची रखे हैं उस सूची में इसका जो मूल्य है कुछ कम रखा गया ऑफर के नाते, यह भी हो सकता है कि जितना यहाँ पर है लगा हुआ उतना वहां पर भी आपको मिलेगा।
यानी ये हो सकता है कि सूची मूल्य और आपका जो अंकित मूल्य जो है ये दोनों सेम हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों में अंतर हो, या ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मान लीजिए वो शर्ट जो है 100 रुपये की है और आप मान लीजिए ऑनलाइन खरीदारी करते हो तो उस कंडीशन में उस शर्ट की कीमत जो आप देखे हो वो 100 रुपये दिखा रहा। कोई फेस्टिवल आता है तो पता चलता है कि अमेजन पर आप देखते हो वो कहता है कि ये 100 रुपये का नहीं 80 रुपये का शर्ट आपको उपलब्ध होगा। अब निश्चित रूप से यानी उस शर्ट के पर जो लिखा हुआ अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप देख रहे हो कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वो आपको 80 रुपये में दे रहा है, यानी जो 80 रुपये आप दिखाई दे रहा है वही सूची मूल्य है, और जो आपका लिखा हुआ मूल्य आपको दिखाई दे रहा है उस पर शर्ट पर वो आपका कितना है, उसको हम अंकित मूल्य कहेंगे। हाँ, कहीं कहीं आपने देखा होगा MRP लिखा हुआ देखते हुए, यानी इसको हम लोग अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं, जिसको सामान्यतः हम यहाँ पर अंकित मूल्य ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अंकित मूल्य समझ में आ गया, सूची मूल्य समझ में आ गया। यानी अंकित मूल्य और सूची मूल्य बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यानी ऑफर के तहत यह अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जो बेचा जाता है तो वो जो मूल्य होता है उसको हम सूची मूल्य कहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अंकित मूल्य और सूची मूल्य सेम हो। विक्रय मूल्य, अभी आपको बताया गया है कि मैंने यह मार्कर 40 रुपये में लेकर आया, 20 रुपये खर्च किया इसके प्रचार प्रसार में, तो 40 रुपये जो इसका परचेजिंग पॉइंट प्राइज हुआ, 20 रुपये मिलाकर जो मैं बेचने के लिए इसको तैयार हुई कास्ट प्राइज हुआ उसके लिए जो खरीद रहा है, ठीक है, और मेरे लिए सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, ऐसे भी समझ सको कि मान लीजिए एक शर्ट है, उस शर्ट को मैंने खरीद के लाया 1000 रुपये में, ठीक है, अब 1000 रुपये में जब खरीद के लाया बशर्ते उसमें 1000 रुपये, हम ये सुनिए कि उस शर्ट के पर जो टैग लगा हुआ था उस पर 1000 रुपये लिखा हुआ था, ठीक है, यह उसका मार्केट प्राइस हो गया, यानी हम कह सकते हैं मार्क प्राइस 1000 रुपये हुआ, लेकिन वो शर्ट हमको मिला 900 रुपये में, ठीक है, यानी 900 रुपये में उसने मुझको बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 900 रुपये, और मैंने 900 रुपये में खरीदा तो मेरे लिए कास्ट प्राइस हुआ, यानी मैंने इसको 100 रुपये में खरीदा, यानी 40 जो भी बोला मैंने कास्ट प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस आपको समझ में आएगी। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कहते हैं। तो बच्चों क्रय मूल्य के बारे में जानकारी हो गई। अंकित मूल्य आपको जान ही चुके हैं। अंकित मूल्य यानी MRP लिखा होता है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य का मतलब आप समझते हो कि जो दुकानदार होता है उस रेट से ज़्यादा रेट आपसे ले नहीं सकता, हाँ चाहे तो उस कम रेट पर उसको आपको बेच सकता है। यानी किसी मान लीजिए आप यही मार्का खरीदने जाते हो और इस पर MRP लिखा है 40 रुपये, इसका मतलब है कि दुकानदार आपसे 40 रुपये से ज़्यादा रुपये नहीं ले सकता, हाँ वो चाहे तो 40 रुपये से कम दाम पे आपको बेच सकता है, तभी उसको फायदा होगा। तो बच्चों ये तो आपको क्लियर हो गया, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य और विक्रय मूल्य। अच्छा अब बच्चों यहाँ लाभ देखिए, मान लीजिए हम इस मार्का को खरीद के ले आए, 40 रुपये में बेच दिए 60 रुपये में, तो निश्चित रूप से 40 रुपये में खरीद के ला के 60 रुपये में बेच रहे, तो 40 रुपये इसका CP है और 60 रुपये क्या है SP है। तो इस कंडीशन में हमको लाभ हो रहा है कितने रुपए के, 20 रुपये का। यानी यहाँ से मैं अगर लाभ का फार्मूला प्राप्त करना चाहता हूँ बच्चों, तो प्रॉफिट इक्वल टू आपका हो जाएगा SP माइनस CP होगा बच्चों, यानी याद रहे प्रॉफिट इक्वल टू होगा SP माइनस CP होगा। और मान लीजिए मैं एक शर्ट जो है 500 रुपये का खरीद के लाया और 400 रुपये में उसको बेच दिया मैंने बस, तो निश्चित रूप से 500 रुपये में खरीद के ला रहा हूँ, तो मेरे लिए 500 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो क्या है भाई ये CP है, और इसको मैं 400 रुपये में बेच रहा हूँ
तो 400 रुपये एसपी है। इस कंडीशन में मुझको 100 रुपये की हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, तो हमारा यहाँ से लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। याद रहे जब आपका लॉस होगा तो सीपी की वैल्यू अधिक होती है, यानी मैंने 500 रुपये में शर्ट को खरीदा, 400 रुपये में बेचा, तो 500 रुपये जो आपको पता चल रहा है ये आपका क्या है, सीपी है, और 400 रुपये क्या है, एसपी। तो बच्चों इन फार्मूले के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये जो मैंने बताया है कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाँ बच्चों, इससे जैसे आगे एक चैप्टर और पढ़ाएंगे जब आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे, यानी जिसको हम बट्टा कहते हैं, तो उसमें कंडीशन याद रखिए बच्चों, डिस्काउंट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बट्टा। तो बट्टा जो होता है जब हम निकालते हैं बट्टा, तो उस कंडीशन में बट्टा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे बट्टा निकालते हैं, तो निश्चित रूप से एमपी माइनस एसपी लिखा जाता है, यानी जो मार्क प्राइस होता है उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाता है, वही आपको बट्टा मिलता है। जैसे मान लीजिए आप गए, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि चमेली जो है अपने सहेली की दुकान पे जाती है और वहाँ पर एक उसको लहंगा पसंद आता है, उस लहंगे पर जो अंकित मूल्य है वो मान लीजिए 20,000 रुपये है, यानी उस लहंगे की कीमत रखा गया, लिखा हुआ उस पर 20,000 रुपये। तो वो क्या करती है, अपनी सहेली के दुकान पे चूंकि पहुंची थी तो वहाँ पर पर्चे वर्चे दिखा के बोलती है भाई कि हमको उनकी चंपा की हम सहेली है और उस कंडीशन में जो है हमको यहाँ पर कुछ छूट चाहिए। देखिए बट्टा मतलब आपको समझ आ रहा है, छूट भी कहते हैं इसको हम लोग। अब वो छूट चाहती हैं तो ये होगा कि उसकी कीमत है 20,000 रुपये और वो खरीद रही है, मान लीजिए बेचा कितने में जा रहा है, हाँ 20,000 रुपये है। तो अब वो क्या होता है, चूंकि बताती है कि चंपा उसकी सहेली है, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से वहाँ से उसको 2,000 कम रेट पर उसको बेचा गया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं एमआरपी जो उसका था, ये मार्क प्राइस 20,000 रुपये था बच्चों, उसमें से 2,000 उसने क्या किया, छूट ले लिया, यानी इसका मतलब है 18,000 रुपये जो है उसका क्या होगा, एसपी होगा। ध्यान सुनिएगा, यानी इसको छूट कितना मिला, 2,000 रुपये का, यानी 20,000 था और उसको कितने में उस पाई हो, 18,000 में। तो निश्चित रूप से उसको 2,000 रुपये उसको क्या मिला, बट्टा मिला बच्चा। हाँ, अगर आपसे बट्टा प्रतिशत पूछा जाएगा, यानी प्रतिशत बट्टा जब आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, ये जो एमपी आपको दिखाई दे रहा है, एमपी, इस एमपी से हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे एमपी से, और ध्यान रहे आपका जो डिस्काउंट मिला है इंटू 100% होगा बच्चों। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा आपका, डिस्काउंट परसेंटेज हम कह सकते हैं इक्वल होगा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। तो कहीं हो सकता है ऐसे प्रश्न भी इसमें आ जाए, तो हम निश्चित रूप से इसको इस सूत्र से हल करना सीखेंगे। यानी जब आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो आप बताओगे प्रतिशत लाभ बराबर, आपका फार्मूला हो गया बच्चों, लाभ बट्टे क्रय मूल्य बच्चों इंटू 100%। यानी जो हम प्रतिशत लाभ लेंगे तो लाभ जो होता है हमारा होता है P और क्रय मूल्य हो गया CP इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये P परसेंटेज हो गया बच्चा, ये हम याद रखेंगे। इसी प्रकार बच्चों प्रतिशत हानि जब आपसे पूछा जाएगा, प्रतिशत हानि, तो आप बोलोगे हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉस परसेंट, या परसेंट लॉस बोल सकते हो,
लॉस अपान CP इंटू 100। चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, हमेशा CP से ही निकालते हैं बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हो। हाँ, एक बात और कि बच्चों ये जो फार्मूला हम प्रयोग कर रहे हैं कहते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ या हानि की दर 100। याद रहे बच्चों, अगर लाभ होगा तो हम प्लस का प्रयोग करेंगे, यानी प्रतिशत लाभ होगा तो हम निश्चित रूप से प्लस का प्रयोग करेंगे, और अगर हानि होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। बस इसी फार्मूले से हम कई प्रश्नों को हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, यानी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का फार्मूला आपको नहीं याद है तो निश्चित रूप से इस फार्मूले से आप काम चला सकते हो। विक्रय मूल्य आपको पता करना हो या क्रय मूल्य, तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए बच्चों। अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें देखिए गाय को 30,000 में चंपा बेच रही है, इसका मतलब है कि इसका जो सेलिंग प्राइस आप देख रहे हो वो है आपका 30,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 10% की हानि उठा रही है तो ये इसका लॉस परसेंट है बच्चों 10। ठीक है, 10% हमने लिया। ठीक है बच्चों, गाय का क्रय मूल्य यानी CP पूछा गया। तो अभी बच्चों आपको हम फार्मूला बताए, ध्यान दीजिएगा कि SP इक्वल टू CP 1 प्लस, अच्छा इसमें देखिए लॉस है ना जी, इसका रेट लेंगे अपान 100। तो यहां से हम क्लियर कर सकते हैं SP की वैल्यू देख सकते हो बच्चों, आपका 30,000 है, ये कामा मैंने लगाया है, चलिए ठीक है 30,000 रुपये है। CP का मूल्य हमको ज्ञात करना है बच्चे, CP ज्ञात करना है, और 1 प्लस जो लॉस है वो 10% का है, तो यानी इसका लॉस है तो माइनस लिखना होगा बच्चों, ये आपका होगा। तो जब इसका आप सरल करते हो बच्चों तो निश्चित रूप से ये CP होगा, और यह आप अगर सरल करते हो तो इतना होगा आपका। ठीक है, अब यहां से हमको CP का मान निकालना, तो निश्चित रूप से ये जो 100 है इधर भेज देंगे, ऊपर भेजेंगे, और 90 को हम नीचे करते हैं बच्चों, यानी CP इक्वल टू आपका हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं हम इस जीरो से इस जीरो को हम खत्म कर दे रहे बच्चों, और आप ये देख सकते हो बच्चों यहाँ 30,000 रुपये की जगह हम 90,000 कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा आपके लिए। चलिए, अगर ऐसा है तो कंडीशन आप देख सकते हो, इस जीरो से जीरो को मैंने खत्म किया, और इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे आप समझ सकते हो, और इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका मतलब है इस गाय का जो कॉस्ट प्राइस था वो 1 लाख रुपए था। तो बच्चों इस फार्मूले का हम प्रयोग करके लगाएं जो बेसिक है। ठीक है बच्चों, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर SP लॉस परसेंट दिया है भाई, CP दिया है, तो पहले प्रतिशत लॉस हानि का फार्मूला प्रयोग करे तब जाके सॉल्व करे तब भी लगेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको इतना टाइम लेकर इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए आप तुरंत ऐसे हल करिए इसको। आप देख चुके हो, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा 1/10 होगा, ये आपको ये CP होता है बच्चों, ये लॉस हो जाएगा क्योंकि हानि का मान है 10%। तो ये जो हमारा नीचे वाला होगा बाबू ये CP होगा, और यह जो होगा हमारा लॉस होगा, यानी 10 का 10% 1 होता है जो लॉस हो रहा है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर आपको पता होगा फार्मूला लॉस का, तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, बिल्कुल सही।
अब देखिए लास्ट हमारा 1 है, सीपी हमारा 10 है, तो एसपी का मान हम पता कर सकते हैं, यानी एसपी इक्वल टू हो जाएगा, अगर आपको हल करने आता तो एसपी इधर गया आपका तो प्लस हो जाएगा 10 और 1 इधर आ गया तो निश्चित रूप से 9, यानी आपका जो एसपी है वो 9 आया। यानी किसी वस्तु को क्रय मूल्य था 10 रुपये, 1 रुपये हानि सहकर हमने इसको कितने रुपए में बेचा, 9 रुपये में, लेकिन प्रश्न के अनुसार लाश जो है 90,000 बोला जा रहा है, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक बराबर हम यहाँ से चेक करेंगे तो 10,000 आएगा। एक एक नियम आपको पता होगा, जो 9 जो है 90,000 के बराबर है तो 1 10,000 के बराबर होगा, और हमको इसका क्रय मूल्य चाहिए यानी सीपी चाहिए, तो मेरा सीपी यहाँ कितना है, 10 है। तो निश्चित रूप से एक बराबर अगर 10,000 है तो निश्चित रूप से यहाँ से 10 पूछा जाएगा, 10 इक्वल टू पूछा जाएगा, तो इसमें एक देख सकते हो ये 1 लाख रुपए होंगे बच्चे, कितने होंगे, 1 लाख, यानी आपका ये आंसर हो गया। यानी ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल उस तरीके से परंपरागत तरीका मत प्रयोग करिए। ये हम लोग बेसिक में रहते हैं, यानी शुरू में 7वीं 8वीं के बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर पहुँचे तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं।